नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम हमारे जनरल साइंस में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है दूसरा सब्जेक्ट। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी, यानी कि प्राणी विज्ञान। तो जूलॉजी का जितना भी कंटेंट आपके प्री और मेंस की दृष्टि से जो भी आरपीएससी ने सिलेबस डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लगभग सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जूलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों जरूरी है? क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उन जो एनिमल किंगडम है उसको बांटा जा सका कि कौन किस कैरेक्टरिस्टिक का एनिमल है, उसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, कौन से फाइलम में रखना है, कौन से क्लास में रखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनके फीचर्स डिवाइड करते 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 उनकी क्लास डिसाइड हुई, उनका फाइलम डिसाइड हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ आपका एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि जंतुओं को बांटा गया दो कैटेगरी में, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। यहां हम इसको कहें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सबसे पहले जो डिवाइड किया गया वो किया गया कि इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, जीव का, जंतु का जो शरीर है वो एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो की गई, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय जंतु है उसके अंदर आपका आता है एक फाइलम खाली, कौन सा? प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम आता है? प्रोटोजोआ। यानी इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है। एक कोशिका से इनका शरीर जो है वो बना होता है। फिर जो मेन हम स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो है हमारे बहुकोशिकीय जंतु। इस बहुकोशिकीय जंतु या मल्टी सेलुलर को डिवाइड किया गया दो भागों में, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। किसमें बांटा गया? नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, या नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेटा। ठीक है, इनको हम सीधी भाषा में कहें तो ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, या अकशेरुकी और कशेरुकी। तो सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन था वो आपके स्पाइनल कोड और आपके वर्टिब्रल कॉलम, जो ये रीढ़ की हड्डी हमारी होती है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारी मेरु रज्जु होती है, स्पाइनल कोड होती है, यानी हमारा मेरुदंड और मेरु रज्जु, हमारा वर्टिब्रल कॉलम और हमारी स्पाइनल कोड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ये दोनों डिवाइडेशन किए गए। तो जो कॉर्डेट्स यानी जो कशेरुकी, जो वर्टिब्रेट थे, उनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट था, और इनके अंदर यानी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो था वो, इनको नॉन वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो था वो एब्सेंट था। इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब आपके नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट में आपके 8 संघ हैं। कितने संघ हैं? 8 संघ हैं। देखिएगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनलिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। इनके नाम आपको मोटे मोटे याद रखने हैं। 8 संघ इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, फिर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में क्योंकि हम भी आते हैं तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू स्टडी दिस टॉपिक, कि वर्टिब्रेट्स जो है उनको हमने दो भागों में बांटा, मैमल्स यानी स्तनधारी और नॉन मैमल्स यानी अस्तनधारी। मैमल्स का मतलब होता है कि जो अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करते हैं वो आपके कहलाते हैं मैमल्स, और नॉन मैमल्स जो इस कैटेगरी में नहीं होते हैं वो कहलाते हैं आपके नॉन मैमल्स। ठीक है, यानी इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने लगेंगे मैमल्स को तो हम ये कहेंगे कि इनके अंदर बहुत सारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इनको नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने में, उनको टू गिव देम बर्थ हेल्प करते हैं, और ये सब हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम मोटा मोटा हम ये समझ लेते हैं कि मैमल और नॉन मैमल्स दो भाग हैं किसके? वर्टिब्रेट के। फिर मैमल्स में हम स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में ह्यूमन बींग्स को,
नॉन मैमल्स की हम बात करें, ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स को हम स्टडी करेंगे। नॉन मैमल्स की हम बात करें तो पीसीज है आपका, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और एवीज है। पीसीज यानी जो मछलियों वाला संघ है, मत्स्य संघ है वो है। एम्फीबियंस है आपके, रेप्टाइल्स हैं जो रेंग कर चलने वाले जो जैसे स्नेक वगैरह हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं। एम्फीबियंस हैं जो आपके जल और थल दोनों में रह सकते हैं। एवीज हैं जो उड़ने वाले यानी जो बर्ड्स वाला जो फाइलम है वो इसके अंदर, बर्ड्स सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हो गया आपके एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम को हमने दो भागों में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो है उसके अंदर आपका आता है केवल और केवल एक संघ जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है। उसके बाद हम बात करें तो मल्टीसेलुलर की, तो उनको हमने दो भागों में बांटा, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। मतलब वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है और इनवर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट रहता है। आपके इनवर्टिब्रेट को फिर हमने 8 संघों में बांटा, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। और आपका जो कॉर्डेट है उसको हमने फिर से दो भागों में बांटा, मैमल्स और नॉन मैमल्स। नॉन मैमल्स के 4 संघ हम पढ़ने वाले हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में हम इनको सबको स्टडी करने वाले हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, किस तरीके से इनके जो है बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन जो कंटेंट है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स को। इन्हीं को हमने क्या लिखा था अभी, ये वर्टिब्रेट्स है और ये आपके इनवर्टिब्रेट्स है। एक ही बात है, आप याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। देखिएगा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका डायग्राम है, आपके वर्टिब्रल कॉलम का। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। क्या है ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। देखिएगा, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसको हम आगे और बोन्स पढ़ेंगे उस टाइम दोबारा से स्टडी करेंगे। मोटा मोटा मैं आपको इसके बारे में भी पहले बता देती हूँ, उसके बाद कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स पे हम आएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये बना होता है अलग अलग वर्टिब्रेट्स को जोड़ करके, बहुत सारी वर्टिब्रेट्स को जोड़ करके ये आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बना हुआ रहता है। ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका सर्वाइकल कर्व कहते हैं, ये जो आपके गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है इसको आपका कहते हैं सर्वाइकल कर्व। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर जो होती है वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिर उसके बाद आती है थोरैसिक वर्टिब्रे, फिर ये जो बीच में यहाँ पीठ के पीछे जो घुमाव आता है इसको हम कहते हैं थोरैसिक कर्व। क्या कहते हैं इसको, थोरैसिक कर्व। फिर जो आपकी कमर के आसपास जो घुमाव है उसको हम कहते हैं लूनार कर्व। क्या कहते हैं, लूनार कर्व। और उन वर्टिब्रेट्स को कहते हैं लूनार वर्टिब्रेट। और ये जो लास्ट में ये पूंछ जैसी, टेल जैसी आकृति की जो वर्टिब्रेट दिख रही है आपको, ये कहलाती है सैक्रम, ठीक है। और लास्ट एंड पोर्शन जो आपके वर्टिब्रल कॉलम का है वो आपका कहलाता है कॉक्सिकल वर्टिब्रे। क्या क्या कहलाता है, कॉक्सिकल या कॉजिक्स वर्टिब्रे, ठीक है। दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं, कॉक्सिकल या कॉजिक्स वर्टिब्रे। और ये जो लास्ट वाला कर्व है इसको कहते हैं सैक्रल कर्व। ये तो था आपके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में मोटा मोटा नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड जीवन के किसी न किसी चरण में उपस्थित अवश्य होती है। लाइफ के किसी भी स्पैन में, किसी भी पीरियड में, किसी भी टाइम पीरियड पे ये जो होती है आपकी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु को कहते हैं स्पाइनल कोड, याद रखिएगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होती है वो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर प्रेजेंट जरूर होती है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये स्पाइनल कोड या आपकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो अनुपस्थित होती है। कॉर्डेट्स जो होते हैं वो समतापी हो सकते हैं या असमतापी हो सकते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स जो हैं वो केवल असमतापी होते हैं। इसको अभी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, समतापी और असमतापी यानी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है हम किस तरह के हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, हम समतापी हैं असमतापी हैं। देखिएगा, समतापी का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट से जो प्रभावित
जिनका शरीर का तापमान नियत रहता है, बाह्य वातावरण से जो अप्रभावित रहते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम समतापी वाली कैटेगरी में आते हैं। यानी बाहर अगर गर्मी है तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और हमें बुखार हो जाएगा, और बाहर अगर ठंड है तो हमारा ब्लड जो है वो जम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम समतापी, हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर से ही रेगुलेट होता है। तो आपके जो कॉर्डेट्स होते हैं वो दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, समतापी हो सकते हैं और असमतापी भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स जो है वो केवल और केवल क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। ये जो कॉर्डेट्स है इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कॉर्डेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद प्रकार का होता है और इनका खुले प्रकार का होता है। तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जब बंद प्रकार का होता है? बंद प्रकार का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, तो इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, धमनी के अंदर, आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होता है, शिरा के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। वो हम आगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो वेन्स और आर्टरीज के थ्रू या जो है रक्त ब्लड जो है पाइप्स के थ्रू कोई भी सिस्टम हो उनके अंदर बहता है, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में ब्लड खुला ही बहता है। जो कॉर्डेट्स है उनमें रेस्पिरेशन जो है वो या तो गिल्स के द्वारा होता है या लंग्स के द्वारा होता है, या तो गिल्स के द्वारा होता है या फिर किसके द्वारा होता है? लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। और नॉन कॉर्डेट्स में जो रेस्पिरेशन है वो या तो गिल्स के द्वारा होता है या बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, या तो गिल्स के द्वारा होता है या बॉडी पे ऐसे पोर्स उपस्थित होते हैं जो गैस एक्सचेंज को टेक प्लेस करने में मदद करते हैं, तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ये जो कॉर्डेट्स हैं इनमें हीमोग्लोबिन यानी कि Hb प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होता है। Hb क्या होता है? Hb ये होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है एक कंटेंट होता है जो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। आप जब ब्लड का टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन उसमें मेजर किया जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो एनीमिक हो गया, यानी ब्लड की उसमें कमी हो गई है। इसमें हम जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर बाह्य कंकाल उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है, यानी एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट ही होता है। नॉन कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होता है। इंटरनल स्केलेटन जो होता है, हमारा जो कंकाल है वो इंटरनल स्केलेटन है। इंटरनल स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कॉर्डेट्स के अंदर, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। और कॉर्डेट्स जो होते हैं वो या तो अंडे देते हैं या सीधा ही शिशु को जन्म देते हैं। दोनों ऑप्शंस कॉर्डेट्स में उपलब्ध होते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के जो हैं वो केवल और केवल एग ले करते हैं, केवल और केवल अंडे देते हैं। अंड प्रजक केवल और केवल ये होते हैं। तो ये जो था वो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन था आपके कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का। डिटेल से हम इनको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज आगे की फर्दर क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम सारे सिस्टम को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने टर्म यूज की थी कि समतापी और असमतापी। कॉर्डेट्स जो हैं वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, समतापी भी हो सकते हैं और असमतापी भी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स जो हैं वो केवल असमतापी होते हैं। तो क्या होता है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड? क्या होता है वार्म ब्लडेड? क्या होता है देखिएगा, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि शरीर का जो ताप होता है वो नियत रहता है और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से वो प्रभावित नहीं होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, लाइक हमें देखा जाए, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को देखें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी इंटरनल जो बॉडी की प्रोसेसिंग है उसी से प्रभावित होता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अप्रभावित रहता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर वातावरण का ताप जो है वो अचानक से 40, 42, 45 डिग्री पे पहुंच गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा और हमें फीवर जैसा फील होने लग जाएगा। नहीं, हमारा इंटरनल एटमॉस्फेयर बॉडी का क्या है वो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो समतापी या वार्म ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं? जिनके शरीर का तापमान नियत रहता है, बाह्य वातावरण से अप्रभावित होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं सारे मैमल्स, जिसमें मनुष्य आता है, सारे जो जितने भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं वो आते हैं। और उसके अलावा एवीज यानी जो पक्षी वर्ग है वो भी कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है। अब बात करें हम कोल्ड ब्लडेड या असमतापी की, तो असमतापी वो होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है, बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपके मैमल्स और एवीज को छोड़ दें,
स्तनधारियों को छोड़ दें और एवीज यानी पक्षी वर्ग को छोड़ दें, तो बाकी बचे हुए जितने भी आपके फाइलम्स हैं वो सारे इसी में आते हैं। किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड की। इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, परिसंचरण तंत्र हमने बताया कि दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ये बंद परिसंचरण तंत्र आपका कॉर्डेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉर्डेट्स में पाया जाता है ना। और ये जो खुला वाला है ये किस में पाया जाता है? नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है। अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन में ये चीज देखी थी। ठीक है, ये नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है। अब क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र और क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र? इधर डायग्राम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो है आपका बंद परिसंचरण तंत्र और ये है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। जो आपका बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें जो रक्त है वो आपका किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। और ये आपका खुला परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे किसी भी तरह की रक्त वाहिनियां उपस्थित नहीं होती हैं, तो ये इसको हीमोसील कहते हैं। हीमोसील इसको कहते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज उपस्थित होती हैं, यहाँ पे खुले में रक्त जो है वो बहता है, किसी भी तरह की रक्त वाहिनियां यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। तो हमारे अंदर कौन से प्रकार का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज टाइप का, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अब हम स्टडी करने वाले हैं जितने संघ हमने अभी डिवाइड किए, जैसे हमने यूनिसेल्युलर के अंदर एक संघ बताया था कि प्रोटोजोआ होता है, तो इन सारे संघों को हम एक एक करके पूरा हम इनको स्टडी करेंगे, इनकी विशेषताएं हम जानेंगे और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। देखिए, एक टेबल के माध्यम से इनको प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है ताकि आपको इसको लर्न करने में, याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा था सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर के अंदर एक ही संघ आता है जो आपका आता है प्रोटोजोआ। कौन सा संघ आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की विशेषता होती है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, हम बता चुके हैं। चलन जो होता है वो कशाबिका या फ्लैजिला के द्वारा होता है। फ्लैजिला के द्वारा इनके अंदर मूवमेंट होता है। फ्लैजिला क्या होते हैं अब आप कहेंगे? इनकी जो बॉडी होती है, जैसे हम बात करें अमीबा या पैरामीशियम की, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, या हम बात करें पैरामीशियम की तो ये चप्पल जैसी आकृति का होता है। पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल जैसी शेप का होता है। पैरामीशियम की बॉडी पर इस टाइप से ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करता है, चलता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटोजोआ की बात। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर है पूरा संघ। इसमें जो मूवमेंट होता है वो कशाबिका या फ्लैजिला द्वारा होता है और इसके एग्जाम्पल या इसके में कौन से जीव पाए जाते हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट हम बात करें आपकी पॉरीफेरा। संघ आपका कौन सा है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं। पोर्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये कठोर होती हैं और एक्सटर्नल स्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की। दूसरा संघ हो गया। तीसरा संघ हम बात करें वो आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो होते हैं उसमें मेनली समुद्री जीव आते हैं, जैसे आपका कोरल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, एनीमोन है और मूंगा है। कौन कौन से एनिमल्स इसमें आते हैं? कोरल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, एनीमोन है और मूंगा है। जेलीफिश, हाइड्रा, इन सब की पिक्चर्स आप में से लगभग सबने देखी होंगी। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटीहेल्मिंथीज की, तो ये प्लेटीहेल्मिंथीज जो होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है कि ये किसी दूसरे जो एनिमल है उसकी बॉडी में परजीवी के रूप में ये रहते हैं। पैरासाइटिक होना इनकी विशेषता है। ये पैरासाइट होते हैं, एक टाइप के क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये दूसरे किसी एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। दूसरे एनिमल की बॉडी में रह करके ये अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको कंप्लीट करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं लिवर फ्लूक है, प्लेनेरिया है, फीताकर्मी, इसको टैपवॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टैपवॉर्म भी कहते हैं। ये बात हो गई आपके प्लेटीहेल्मिंथीज की। उसके बाद बारी आती है एस्कहेल्मिंथीज की। तो देखिए ये प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्कहेल्मिंथीज जो हैं ये दोनों ही पैरासाइट होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं।
ये एस्केलमिंथीज जो है एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होता है, इसका मतलब है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके एस्केरिस है, वाउचेरिया ब्रोंकेप्टाई है, एंटेरोबियस है, और ये जो पिनवर्म या थ्रेडवर्म है, ये जो है पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ये जो है छोटे बच्चे जो होते हैं उनके एनस में या उनकी एनल कैनाल में, एनल कैनाल में ये प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनल कैनाल में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एनालिडा की, संघ एनालिडा की। तो आपने सबने देखा होगा अर्थवर्म, सबने देखा होगा अर्थवर्म से आप याद रखिएगा कि ये एनालिडा का जो है वो मेंबर है। एनालिडा जो होते हैं वो भी या तो एक लिंगी हो सकते हैं या फिर उभयलिंगी भी हो सकते हैं। उभयलिंगी एक लिंगी का अपोजिट हो जाएगा। एक लिंगी का मतलब होता है एक ही बॉडी के अंदर दोनों जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जबकि उभयलिंगी में दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आपके अर्थवर्म और लीच। क्या एग्जाम्पल है इसके? अर्थवर्म और लीच, लीच यानी जोंक। ठीक है, नेक्स्ट संघ है आपके आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं, वो सारे इस आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं और ये हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। ये आपको याद रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम या सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आपके जो ये आप देखते हो कॉकरोच वगैरह, ये सब इस आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आपके मक्खी है, मच्छर है, झींगा यह है, तितली है, मधुमक्खी है, और आपका मेन एग्जाम्पल कॉकरोच है जिससे आप सब परिचित है, वो भी आर्थ्रोपोडा का ही सदस्य है। अगला जो संघ आता है वो आता है आपके मोलस्का। मोलस्का में आते हैं सारे समुद्री जीव। समुद्री जीव का एक संघ पहले आप सेलेंट्रेटा भी पढ़ चुके हैं और ये दूसरा बड़ा संघ है समुद्री जीवों का, मोलस्का। मोलस्का में सारे जो सी एनिमल्स हैं वो आते हैं। एक्सटर्नल जो कवच है, इनकी बॉडी के ऊपर एक कवच, एक शेल पाई जाती है। जैसे आपने देखा हो सीप, सीप का एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। सीप की बॉडी के ऊपर एक शेल बनी हुई रहती है, कवच बना हुआ रहता है इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल है आपके घोंगा, घोंगा यानी स्नेल, सीप, समुद्री नींबू जिसको डेरिस कहते हैं, समुद्री कोड़ी जिसको सिप्रिया कहते हैं, समुद्री खरगोश, ऑक्टोपस जो 8 टांगों वाला ऑक्टोपस होता है, कटल फिश और डेविल फिश। डेविल फिश जो दिखने में खतरनाक होती है इसलिए इसको डेविल फिश कहते हैं। तो ये मोलस्का के मेंबर्स हैं। तो 8 संघ हमने पढ़े एनिमल किंगडम के। 8 संघों के बारे में जो उनकी स्पेशलिटी हैं, उनके एग्जाम्पल्स को हमने अब तक पढ़ा। आगे के संघ अभी हम पढ़ने वाले हैं। इन 8 संघों के नाम मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी। पहला संघ हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, जो एकमात्र यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स वाला फाइलम है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। 9 नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका एकाइनोडर्मेटा। ये भी सी एनिमल्स का ही फाइलम है। जैसे आपकी स्टार फिश है, समुद्री खीरा या समुद्री ककड़ी इसको कहते हैं। सी आर्चिन भी इसी में आता है। सी आर्चिन को अरस्तु की लालटेन या एरिस्टोटल की लालटेन के नाम से भी जाना जाता है, सी आर्चिन को। ये आपको याद रखना है। अगला जो संघ है वो है पिसीज यानी मत्स्य संघ, यानी जिसमें सारी फिशेज आती हैं आपकी। ठीक है, सारी फिशेज आती हैं और ये सारी फिशेज जो होती हैं वो अंड प्रजक होती हैं यानी अंडे देती हैं। और इनमें कौन कौन सी फिशेज आती हैं? आपके डॉग फिश है, लॉयन फिश है, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स जिसको हिप्पोपोटामस के नाम से जाना जाता है, आपकी रोहू फिश है, कटला फिश है, और टारपेडो जिसको इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं। टारपेडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक रे। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे आपको से पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक रे कौन से एनिमल को कहा जाता है या वो कौन से फाइलम का मेंबर है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है टारपेडो को। और ये टारपेडो कौन से फाइलम का मेंबर है? पिसीज फाइलम का मेंबर है। नेक्स्ट हम बात करें एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस यानी उभयचर जिनको कहते हैं। उभयचर मतलब अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। और इसका आपके सामने जो प्रत्यक्ष में एग्जाम्पल है वो आपका फ्रॉग यानी कि मेंढक। मेंढक जो है वो जल और थल दोनों में रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और
आपके जमीन पर भी ये जीवन यापन कर सकता है। तो एम्फीबियन जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों सतहों पर रह सकते हैं, ये अंडप्रजक होते हैं। एग्जाम्पल है आपके सैलामेंडर, टॉड और मेंढक यानी कि फ्रॉग। फिर बारी आती है आपके रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में अभी मैंने इंट्रो में बताया था कि जो रेंग कर चलते हैं वो सारे एनिमल्स इस रेप्टाइल में आते हैं। और आपके दिमाग में जो पहला एग्जाम्पल आता है इसका वो आता है क्या, स्नेक यानी कि सांप। ठीक है, सरीसृप इसको हिंदी में कहते हैं रेप्टाइल्स को। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोफिश, सबसे जहरीला सांप जो है वो हाइड्रोफिश है। इसके अंदर सारे स्नेक्स आते हैं। आपका कछुआ जो आता है वो इसी के अंदर आता है, टॉर्टोइस, मगरमच्छ और छिपकली। अब देखिए मगरमच्छ इतना बड़ा एनिमल है लेकिन वो रेप्टाइल फाइलम में आता है, सोचकर देखिएगा, रेप्टाइल फाइलम में आता है मगरमच्छ। ठीक है, और मगरमच्छ भी अंडे देता है, अंडप्रजक होते हैं ये सारे। मगरमच्छ भी अंडे ही देता है, सीधे शिशु को जन्म नहीं देता। अगला जो संघ है आपके वो है एवीज यानी कि पक्षी वर्ग। एवीज यानी पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग आप नाम से समझ गए होंगे, सारे पक्षी इसमें आते हैं। इनमें जो होते हैं आगे के ये जो, जैसे हम जो चतुष्पाद होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं, इनकी तरह ये भी टेट्रापोड्स ही होते हैं, लेकिन इनके जो आगे के जो पैर होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में, इनके विंग्स में वो रूपांतरित हो जाते हैं जो इनको उड़ने में सहायता करते हैं। और ये अंडप्रजक होते हैं। सब जानते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो अंडप्रजक होते हैं, एग्स ले करते हैं, एग से फिर जो है वो एग मैच्योर होने पे उसमें से इनके शिशु का निकलना होता है। सभी पक्षी, सारे बर्ड्स जो हैं वो एवीज में आते हैं। और लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी जूलॉजी की क्लासेस के अंदर, वो है आपका मैमल यानी स्तनधारी। इनके अंदर जो है स्तन प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं और स्वेट ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो इनमें होती हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इनका जो डेंटिशन होता है वो 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स डेंटिशन इनमें होता है। क्या होता है डेंटिशन? 2 बार जीवन में दांत इनके अंदर आते हैं। जैसे हम में 2 बार आते हैं, एक बार हमारे मिल्क टीथ आते हैं। मिल्क टीथ हमारे जो आने शुरू होते हैं वो हमारे जो छोटा बच्चा होता है जब वो 7-8 महीने का होता है तब उनमें डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है। वो मिल्क टीथ जो होते हैं जब वो 5 साल के लगभग होता है तो वो टूटने शुरू होते हैं। और फिर जो होते हैं वो दांत आते हैं। जो पहले जो दांत आते हैं उनको हम दूध के दांत या कच्चे दांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि टूट करके फिर दोबारा दांत आते हैं। तो मैमल्स की जो पहचान है वो ये भी है कि 2 बार द्विबारदंती इनको कहते हैं। ठीक है, अंडप्रजक हो सकते हैं, जरायुज हो सकते हैं या अंडजरायुज हो सकते हैं। तीनों प्रकार के इसमें ये हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब अंडप्रजक क्या होते हैं, अंडजरायुज क्या होते हैं और जरायुज क्या होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं वेल फिश जो है वो मैमल में आती है। आपका चमगादड़ भी मैमल्स में आता है, रेट भी मैमल्स में आता है, कंगारू भी मैमल्स में आता है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये अंडप्रजक और जरायुज और अंडजरायुज क्या होते हैं। देखिए, अंडप्रजक को कहते हैं प्रोटोथीरिया। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोथीरिया। क्या होते हैं प्रोटोथीरिया? अंडे प्रदान करते हैं, अंडों से शिशु का जन्म होता है। ये मैमल्स के अलावा जितने भी जो शिशु को जन्म देने वाले जीव जंतु हैं, मैमल्स मतलब जिनमें स्तन एब्सेंट है, स्तन प्रेजेंट है, उनके अलावा, ठीक है, जिनके अंदर जो है आपके मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, उनके अलावा जितने भी एनिमल्स जो शिशु को जन्म देते हैं वो सारे इस प्रोटोथीरिया में आते हैं, अंडप्रजक में आते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें जरायुज यानी यूथीरिया की, तो यूथीरिया क्या होते हैं? पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव। तो हम क्या है? यूथीरियन है। हम क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? यूथीरियन है। जो शिशु का जो पूरा डेवलपमेंट जो होता है, पूरा मैच्योर शिशु को जन्म ये देते हैं। अंडजरायुज क्या होते हैं? ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपके कंगारू। कंगारू जो होते हैं इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं और उसकी मेच्योरिटी के लिए इनकी बॉडी में एक विशेष थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर इन फीमेल्स की बॉडी के अंदर आगे की ओर बनी हुई रहती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसको थैली कहते हैं। इस थैली के अंदर इस इमेच्योर शिशु को ये अपने रखते हैं जब तक कि वो परिपक्व या मेच्योर ना हो जाए। तो जंतुओं को जन्म देने के जो इनके मेथड्स हैं उसके आधार पे जो है ये एनिमल्स 3 प्रकार के हो गए आपके, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया।
आपके प्रोटोथीरिया कौन से होते हैं, जो एग्स ले करते हैं, अंडे प्रदान करते हैं, इसमें मैमल्स के अलावा बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। आपके यूथीरिया कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से मैच्योर शिशु को जन्म देते हैं, और जो मेटाथीरिया है वो इमेच्योर शिशु को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंगारू। आगे हम बात करें कि ये जो संघ हमने अभी पढ़े, जो हमने संघ स्टडी किए, 14 संघ, 14 संघ हमने जो पढ़े, 14 फाइलम हमने जो पढ़े, इन 14 फाइलम्स के कुछ विशेष लक्षण, विशेष इनके ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल तैयार की है। उस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे हमने बात की, सबसे पहला संघ हमने यूनिसेलुलर ऑर्गन का पढ़ा था, जो था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग को हम कहते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये श्वसन अंग मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। परिसंचरण का प्रकार मतलब टाइप ऑफ सर्कुलेशन, है ना। और ये हो गया आपका हार्ट। तो ये 4 हमने बेसिक प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिनके आधार पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, इनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, और हार्ट कैसा उपस्थित होता है ना। तो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें उत्सर्जी अंग जो होता है यूनिसेलुलर है, तो हमें पता है इसके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप नहीं है। इसके अंदर जो उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन किसका होता है, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसका उत्सर्जन होता है वो होता है त्वचा के द्वारा। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो भी त्वचा के द्वारा ही होता है, श्वसन भी किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। परिसंचरण तंत्र जो है वो इसमें खुले प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, खुले प्रकार का, यानी किसी भी तरह की रक्त वाहिनियां जो है इसमें उपस्थित नहीं होती। हृदय जो है वो प्रोटोजोआ संघ में उपस्थित नहीं होता, हृदय जो है वो एब्सेंट होता है, हार्ट एब्सेंट होता है। ये बात हो गई प्रोटोजोआ संघ की। नेक्स्ट हम बात करें पोरीफेरा की। पोरीफेरा में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो होता है नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। इस नाल तंत्र के द्वारा इसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है, और सेम रेस्पिरेशन भी इसमें किसके द्वारा होता है, इसी नाल तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है पोरीफेरा संघ का, अभी हमने पढ़ा था कि ये थोड़े कठोर प्रकार के होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र इनके अंदर पाया जाता है, और हार्ट इनमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में भी जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन यही कैनाल सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी यही कैनाल सिस्टम वर्क करता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो इसमें भी ओपन टाइप का पाया जाता है, और हार्ट इनमें भी अनुपस्थित रहता है। सिलेंट्रेटा में भी हार्ट जो है वो एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज हमने बताया था कि इसमें जितने भी जीव होते हैं वो सारे किस टाइप के होते हैं, परजीवी टाइप के होते हैं, पैरासिटिक टाइप के होते हैं। इनमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं वो होती हैं आपकी फ्लेम सेल्स। कौन सी होती हैं, फ्लेम सेल्स। फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा एक्सक्रिएशन इसमें होता है। एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन, फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रिएशन इसमें होता है, लेकिन रेस्पिरेशन इस प्लेटीहेल्मिन्थीज में किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। याद रखिएगा, इनमें एक्सक्रेशन तो होता है फ्लेम सेल्स के द्वारा, और रेस्पिरेशन होता है स्किन के द्वारा। परिसंचरण तंत्र जो है वो इसमें भी खुले प्रकार का ही होता है, और हार्ट इसमें भी अनुपस्थित होता है। अगला जो इसी से मिलता जुलता संघ है उसकी हम बात करें तो एस्केल्मिन्थीज। ये एस्केल्मिन्थीज जो है इसके अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो होता है रेनेट सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रेनेट सेल्स के द्वारा। देखिए याद रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो होता है किसके द्वारा, फ्लेम सेल्स के द्वारा, और एस्केल्मिन्थीज में होता है आपके रेनेट सेल्स के द्वारा, ठीक है। और जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो इसमें भी त्वचा के द्वारा ही होता है। और परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इसमें भी खुले प्रकार का ही पाया जाता है, और हार्ट यहाँ तक एब्सेंट रहता है। यानी ये कम विकसित जीवों की श्रेणी में सारे आते हैं। यहाँ तक आप याद रखिएगा। आप इनको सीरियल से याद रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर तरीका होगा याद रखने का। यहाँ तक जो है आपको याद रखना है कि 6 नंबर तक हम जो पढ़े हैं संघ जितने भी हमने, उनके अंदर जो है वो परिसंचरण तंत्र सब में खुले प्रकार का है, और हार्ट इनमें एब्सेंट है। अब 7 नंबर पे जो आता है सबसे बड़ा संघ जो एनिमल किंगडम का है वो ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के अंदर मेलपिगी सेल्स होती हैं, मेलपिगियन सेल्स होती हैं, मेलपिगी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा एक्सक्रिएशन होता है, और इनमें जो श्वसन है वो या तो गिल्स के द्वारा होता है, या बुक्स के द्वारा होता है, या फिर लंग्स के द्वारा भी, बुक लंग्स के द्वारा भी
हो सकता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। सॉरी, बीच में एक 6 नंबर का संघ मैंने आपको छोड़ दिया, एक बार फिर से उसको लेते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा 6 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं। एनेलिडा की हम बात करें तो एनेलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के द्वारा इसमें एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है हमारी किडनी से मिलता जुलता वर्ड है, जैसे हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, उसी तरीके से ये नेफ्रीडिया जो है इनके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है और इसमें जो श्वसन है वो त्वचा के द्वारा होता है और यहाँ से हमारा बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 6 नंबर का संघ जो हम पढ़ रहे हैं एनेलिडा, यहाँ से जो है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हो जाता है, यानी रक्त जो है वो रक्तवाहिनियों में बहना स्टार्ट हो गया। और इसमें जो हृदय पाया जाता है, जो हार्ट पाया जाता है, वो सिंगल चैम्बर्ड होता है। सिंगल चैम्बर उसके अंदर होता है, एकल कोष्ठी होता है, सिंगल चैम्बर। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, दो एट्रियम होते हैं और दो आलिंद होते हैं और 2 निले होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ना। तो ये हमारा जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, ये एकल कोष्ठी हृदय इस एनेलिडा संघ में पाया जाता है। उसके बाद 7 नंबर पे हम बात करें ऑर्थ्रोपोडा संघ की, सबसे बड़ा संघ है ये जंतु जगत का। इसके अंदर जो एक्सक्रिएशन होता है वो मेल्पिगी कोशिकाओं यानी मेल्पिगियन सेल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स या बुक लंग्स के द्वारा हो सकता है और परिसंचरण तंत्र वापस जो है इसमें खुले प्रकार का पाया जाता है और हार्ट जो है इसमें भी अनुपस्थित होता है। अगली हम बात करें मोलस्का संघ की, तो इसमें जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन वो होता है बोजानस ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजानस। बोजानस ऑर्गन जो होता है उसके द्वारा इसमें एक्सक्रिएशन होता है। इसमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा या एक टेनेडिया नाम का ऑर्गन होता है उसके द्वारा इसमें रेस्पिरेशन हो सकता है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है और हार्ट इसमें भी एब्सेंट रहता है। फिर बारी आती है इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा में जो एक्सक्रिएशन है वो ट्यूब सेल्स के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है और परिसंचरण तंत्र जो है वो खुले प्रकार का रहता है और हार्ट इसमें भी एब्सेंट रहता है। देखिए यहाँ तक अब हार्ट एब्सेंट था, सिर्फ किसको छोड़ करके? एक एनालिडा को छोड़ करके। एक एनालिडा को अगर छोड़ दें हम 9 नंबर तक जो हमने संघ पढ़े क्रमांक 9 तक, उनमें एक एनालिडा को छोड़ दें तो हार्ट सब में क्या है? एब्सेंट है और सबके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का है। केवल और केवल एनालिडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित है, ये आप याद रखिएगा। 10 नंबर पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पीसीज। पीसीज यानी कि जो हमारा बर्ड्स वाला जो फाइलम है वो, इनके अंदर किडनीज जो होती हैं, वृक्क किडनी जो होती हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। श्वसन इनमें किसके द्वारा होता है? पीसीज में भी गिल्स के द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पीसीज मैंने गलत बता दिया। पीसीज जो है वो आपका फिशेस वाला जो है वो वर्ग है, वो एवीज है, बर्ड्स वाला। करेक्ट कर देती हूँ इसको। पीसीज जो है वो कौन सा वाला है? फिशेस वाला आपका फाइलम है, ठीक है। इनमें किडनीज प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रिएशन के लिए। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है और परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद प्रकार का होता है और हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 2 चैम्बर होते हैं। फिर बारी आती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस यानी उभयचर। उभयचर जो जल और थल दोनों में रह सकें। तो इसका एग्जाम्पल जो सीधा सा है वो आप याद रखिएगा, आपका फ्रॉग या मेंढक। तो इसमें भी किडनीज पाई जाती हैं फॉर एक्सक्रिएशन। रेस्पिरेशन जो होता है इनमें गिल्स और स्किन दोनों के द्वारा हो सकता है। आपका जो फ्रॉग है वो जब पानी के अंदर रहता है तब तो गिल्स से रेस्पिरेट करता है और जब पानी के बाहर होता है तब वो स्किन से रेस्पिरेट करता है। स्किन पे उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके द्वारा वो गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें बंद प्रकार का होता है। इनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में? 3 चैम्बर्स होते हैं। फिर हम बात करें रेप्टाइल्स यानी रेंग कर चलने वाले एनिमल्स की, जिसमें आपका बड़ा सा मगरमच्छ भी आता है। रेप्टाइल्स में भी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो किडनी है। रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे लंग्स के द्वारा स्टार्ट हो गया। अब ये इतने डेवलप हो गए कि इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होने लग गया, फेफड़ों के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का होता है, यानी रक्त जो है वो धमनी और शिराओं में बहता है। और जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इसमें भी रेप्टाइल्स में भी जो हार्ट है वो कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। फिर हम बात करें एवीज की। एवीज यानी हमारा बर्ड्स का जो फाइलम है, पक्षियों का जो है, तो उनका जो पक्षियों का जो सिस्टम है, जो इनके बॉडी के जो फंक्शंस है वो हम ह्यूमन बींग से लगभग मिलते जुलते से होते हैं। इनमें भी जो है किडनीज एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। लंग्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है और हार्ट जो होता है वो इनका भी 4 चैम्बर्ड होता है, लाइक और अस
लाइक ह्यूमन बींग्स हमारी तरह इनका भी जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। फिर हम बात करें लास्ट मैमल्स की, यानी मैमल्स पे आते हैं, हम पे आ जाते हैं, हमारी बात करते हैं। मैमल्स में भी किडनीज के द्वारा एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बंद प्रकार का होता है, और हार्ट हमारा कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय हमारे हृदय के अंदर उपस्थित होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। आप इनको इसी सीरीज में याद करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा। आपकी आज की क्लास हो सकता है आपको थोड़ी सी लंबी लगी हो, या थोड़ी सी मैं कहूँगी उबाऊ भी लग सकती है, बोरिंग भी लग सकती है, बट नहीं, अब आगे हम जैसे जैसे जूलॉजी में पढ़ेंगे ना, टॉपिक वाइज हम इनको स्टडी करते जाएंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मैं कहूँगी कि इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लासेस आपके लिए इजी हो जाए। अच्छे से इनको जो 14 जो हमने फाइलम पढ़े, 14 फाइलम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी किए, और इनके सबके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। स्पेसिफिकली जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन पे मेन फोकस करिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और हमारी जो मीमांसा क्लासेस की जो जनरल साइंस की प्ले लिस्ट है, वहाँ पर अब तक आपको केमिस्ट्री के टोटल 16 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वो केमिस्ट्री को आपको वहाँ से तैयार करना है। जूलॉजी के वीडियोस अब डलने शुरू हो जाएंगे। ये पहला वीडियो आज हमने प्रिपेयर कर लिया है जूलॉजी का, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी जनरल साइंस की जो तैयारी है उसमें हम आपको भरपूर सहयोग करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।